हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए कॉपी के साथ आगे बढ़ेंगे और जिनका ये कॉपी है पुराने स्टूडेंट उनसे परिचित है। इनका नाम नीरज कुमार है और इन्होंने बीपीएससी 67 के जो फाइनल रिजल्ट में असिस्टेंट प्लान ऑफिसर बना है। इनके बारे में जो पहले के जो वीडियोज है उसमें इनके बारे में अच्छे से परिचित दे चुके हैं। पुराने छात्र इनसे परिचित भी हैं और नए छात्र पुराने वीडियो में इनका परिचय अच्छे से जान सकते हैं। और आज का जो इनके द्वारा जो ये लिखा गया कॉपी है, जब ये स्टूडेंट थे बीपीएससी 67 के एग्ज़ाम के रिजल्ट से पहले जब ये तैयारी कर रहे थे तब इन्होंने ये कॉपी लिखे थे और उसी कॉपी का आज हम लोग विश्लेषण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आंसर राइटिंग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। आज का जो टॉपिक है जिस पर इन्होंने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, जिस टॉपिक पर ये क्वेश्चन है वो है जलीय कृषि। जलीय कृषि अभी बीते कुछ वर्षों में हॉट टॉपिक है। चाहे आप केंद्र सरकार का बजट देखें या राज्य सरकारों का बजट देखें, सामान्यतः जलीय कृषि का जिक्र उसमें रहता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो सरकार का जो टारगेट रहा, पहले तो 2022 का ही टारगेट था किसानों का आय दोगुना करना, हालांकि वो विफल हो गई। तो जो आपके सरकार का टारगेट है किसानों का आय बढ़ाना, इसके लिए सरकार ने एक बहुत सारे विकल्प चुने। इनमें से एक और विकल्प है जलीय कृषि और जलीय कृषि काफ़ी फायदेमंद भी है। सरकार इस पर जो है पिछले कई वर्षों से लगातार कार्य भी कर रही है। तो सवाल यही है, बीते कुछ वर्षों में भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों ने जलीय कृषि पर विशेष ध्यान दिया है। भारत में जलीय कृषि की स्थिति पर विश्लेषण करते हुए इनके भविष्य पर चर्चा करें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि ये जो कॉपी इन्होंने लिखी है तो बीपीएससी 67 की प्रैक्टिस के दौरान लिखे, यानी कि 2022 में ये तैयार किए है, ये कॉपी लिखे हैं। ठीक है, 22 से पहले। तो इसी वजह से 2022 में, सॉरी 22 से पहले नहीं, 22 में ही। तो इस वजह से इनका जो डाटा होगा वो वर्तमान डाटा से थोड़ा डिफरेंट होगा। तो डाटा में कुछ हो सकता है, तो हम लोगों को डाटा में नहीं फंसना है। हम लोगों को इनके लिखने का जो प्रेजेंटेशन है, जो इनका उत्तर देने का तरीका है, उसको देखना है, उससे समझना है। तो उत्तर लिखे, जलीय कृषि का वो नवीन स्वरूप है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित जलाशयों में मछलियों एवं विभिन्न पादपों का उत्पादन एवं संवर्धन किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, जैसे मछली उत्पादन, झींगा, रोहू आदि, मत्स्यपालन, उपयोगी अन्य पादप। ये कृषि मीठे पानी अथवा खारे पानी दोनों ही माध्यमों में किया जा सकता है। हालांकि ये नवीन स्वरूप ये कहना उतना उचित नहीं है। पहले भी जलीय कृषि होती थी, मछली उत्पादन तो लंबे समय से होता है, सीप की खेती पहले भी होती थी। ये कह सकते हैं कि बीते कुछ वर्षों ने जो सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। हाल के समय में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसके अनुसार बढ़ती हुई खाद्य मांगों को पूर्ण करने तथा कृषिगत भूमि के अतिरिक्त परंपरागत क्षेत्र से हटकर नवीन कृषि क्षेत्र के विकास के कारण इस क्षेत्र का महत्व तेजी से बढ़ा है। भारत के निर्यात में जलीय कृषि के उत्पाद का योगदान लगभग 6% है। देखिए, भारत में जलीय कृषि ऐसा नहीं है कि नया है। जैसे आज से कुछ वर्ष पहले एक प्रोग्राम आई थी सत्यमेव जयते, ये आमिर खान के द्वारा जो है उसका होस्टिंग किया गया था। तो उसमें एक बार चर्चा हुई थी वाटर को लेकर के कि जो पानी का जो लेवल कम होता जा रहा है उस पर। तो उसमें कोई आमिर खान के ही शो में कोई गेस्ट आए थे, तो उन्होंने बताया था कि दिल्ली में जितने भी पार्क हैं लगभग सब के सब अंग्रेजों के आने से पहले तालाब थे। अंग्रेजों ने उसे भरवा करके पार्क बनाते चले गए लगभग सब। यानी कि हमारे यहाँ किसान जलीय कृषि का कंसेप्ट काफ़ी पुराना रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नया है। हाँ, नए अभी वर्तमान समय में हम लोग नए टेक्निक को जोड़ रहे हैं। अब नई तकनीकों के साथ जलीय कृषि को बढ़ाया जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान बहुत लंबे समय से रहा है और किसानों का जलीय कृषि से संबंध भी पुराना रहा है, ये स्पष्ट है। लेकिन
बीच में ऐसा कुछ कालखंड आया जब क्या हुआ कि जो देश किसानों की ही लगान से जो देश चल रहा था, जिस देश की अर्थव्यवस्था किसानों के लगान से चलती थी, वो देश में ही किसानों का क्या हुआ, सबसे ज़्यादा बदहाल इस स्थिति में पहुंच गई। बीत आज़ादी के बाद हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि वापस एक बार फिर हमें अपने देश को क्या करना है, अपने देश के किसानों को आत्मनिर्भर करना है, संपन्न करना है। और इसमें हम लोग जो है देख रहे हैं कि जलीय कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्य पदार्थ की मांग बढ़ रही है, स्वाभाविक है कि उसकी पूर्ति के लिए भी कृषि का एक्स्ट्रा विकल्प भी होना चाहिए और रोजगार का भी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसका आगे का उत्तर क्या है। जल कृषि की प्रक्रिया। जल कृषि की मुख्यतः 4 प्रक्रिया होती है। नर्सरी में बीज अथवा भ्रूण तैयार करना, बीज भ्रूण का जलाशय में स्थानांतरण, पूर्ण विकास होने तक फसलों का पोषण एवं संवर्धन, प्रसंस्करण प्रक्रिया द्वारा बाजार उपयोग हेतु तैयार। ठीक है। जल कृषि की विधियाँ। जल कृषि की मुख्यतः 2 विधियाँ होती है। एकीकृत जल कृषि, इस विधि में मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन एवं फसलों का उत्पादन एक साथ किया जैसा, जैसे धान एवं मत्स्य पालन। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, ये अभी चाइना में सबसे ज़्यादा होता है। ये खेत है, अब इसके बीच में एक जलाशय बना लिया गया। अब चारों तरफ क्या किया गया, धान का उत्पादन कर दिया, क्योंकि धान तो जल में ही होता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें जो है मछली पालन हो रहा है। अब बाढ़ भी आएगा तो ये पहले ये जलाशय भरेगा, तो फसल को बाढ़ का भार कम पड़ेगा, तो ये एक फायदा है। तो यही है। ठीक है। एवं मछली पालन, अब जैसे बत्तख को भी पानी चाहिए, मछली को भी पानी चाहिए, दोनों एक साथ हो सकता है। पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल प्रदेश इस प्रकार की कृषि में उन्नत अवस्था में है। अब है संयुक्त जल कृषि। इस विधि में क्या होता है, जलाशय में विभिन्न खाद्य आदतों वाले एक ही उत्पाद के अलग अलग किस्म के प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है। जैसे कैटलस मछली जल के सतह पर भोजन ग्रहण करती है, रेहू जल के मध्य भाग से तथा कॉमन कॉर्पस तलीय भाग से। ठीक है, जैसे देखिए ना, यहाँ से कॉमन कॉर्पस, यहाँ पे रोहू, यहाँ पर कैटलस। ठीक है। अब जलीय कृषि, यहाँ का महत्व। जलीय कृषि उत्पाद प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है जो बढ़ती आबादी के स्वस्थ निर्माण के लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पर, देखिए एक चीज को गौर कीजिए, नीरज जी यहाँ पर क्या किए है, एक फिगर बना के समझाया है जो बहुत बेटर है। फिगर से क्या हो गया कि अब चेक करने वाले को क्या 1 मिनट में सही, ये ना भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाएगा ये क्या पॉइंट देना चाह रहा है। और हो सकता है कि पॉइंट को समझने में दिक्कत हो, लेकिन फिगर से आसानी से समझ लेंगे। जलीय कृषि उत्पाद के मांग में हाल के समय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, परंतु परंपरागत माध्यम से आपूर्ति में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता था। सतत आपूर्ति के लिए जलीय कृषि अनिवार्य हो जाता है। इससे कृषिगत आय में बढ़ोतरी होती है। यह कृषि पर्यावरण अनुकूल है क्योंकि इसके प्रक्रिया में अति न्यून कार्बन का उत्सर्जन होता है। भारत में धान की खेती के साथ जलीय कृषि का अपार संभावनाएं मौजूद। जलीय स्रोतों के आसपास बागवानी एवं नकदी फसल का उत्पादन भी संभव हो जाता है। ठीक है। जलीय कृषि का वर्तमान स्थिति। विश्व के मत्स्य उत्पादन का 50% जलीय कृषि द्वारा होता है। जलीय कृषि उत्पाद के मामले में एशिया पूरे विश्व का 90% उत्पादन करता है। एशिया के कुल उत्पादन में 70% उत्पादन चीन में होता है। जैसे हम पहले ही बताए, वहाँ अभी जलीय कृषि का काफ़ी विकास हुआ है। वहाँ खेती और मछली एक साथ किया जाता है। वहाँ बढ़ने का कारण कि वहाँ खेत में हर एक खेत, अब वहाँ के किसान के खेत है, बीच में जलाशय बना दो, खेती भी हो रहा है, मत्स्य पालन भी हो रहा है। भारत चीन के बाद एशिया का दूसरा जलीय कृषि उत्पादन वाला देश है। भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना में के बीच नीली क्रांति का विशेष ध्यान दिया गया। मत्स्य उत्पादन से संबंध है नीली क्रांति का। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश है। जलीय कृषि की समस्या, किसानों में पर्याप्त ज्ञान एवं प्रशिक्षण का अभाव, बिल्कुल सही। कृषि के वैज्ञानिक विधि का अभाव, ये भी सही। उत्पादन के पश्चात पूर्ण ज्ञान के अभाव में प्रदूषण की समस्या, ये भी सही बात है। बीजों की गुणवत्ता एवं विविधता की अपूर्ण स्थिति, ये भी सही। केवल मानसून आधारित जलीय कृषि, ये भी सही है। ये समस्या, अब इसका एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे अब ऐसा, मतलब हमारे जो पूर्वज थे ना 60 साल 70 साल पहले,
वो जलीय कृषि में हम लोगों से ज़्यादा एडवांस थे। इसका रीज़न क्या है, आप किसी भी तालाब, आपके अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, आप तालाबों में जाइएगा, तो आपको जितने भी तालाब मिलेंगे, वहाँ जितने भी पेड़ मिलेंगे, वो सब आपको 40 साल 50 साल पुराना मिलेगा। और हम ये गौर करते हैं कि इस बीच जो पेड़ टूट गए या फिर वो सूख गए या उसको काट लिया गया, वहाँ पर कोई नया पेड़ देखने को नहीं मिलता है। तो हम ये चीज़ गौर करते हैं कि हमारे पूर्वज देखिए वो कितने एक्टिव थे। उनका क्या टेक्निक था, एक तालाब बनाया, ये तालाब बनाया, तालाब के चारों तरफ एक जो तट है, इस पे ये लोग क्या करते थे, आम का पेड़ लगा दिए, जामुन का पेड़ लगा दिए, लीची का पेड़ लगा लिए, अपने अपने आधार पे लगा लिए। अब इसमें क्या हो रहा है, ये लोग मछली उत्पादन कर रहे हैं और कोई ज़्यादा एक्टिव और भी कुछ उत्पादन कर रहे हैं। क्योंकि आज से 40 साल 50 साल पहले क्या होता था कि लोगों पानी पीने के लिए कुआं पे और नहाने के लिए तालाब का ही ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग होता था। तो कपड़ा वगैरह धोना सब कुछ भी हो रहा है, मछली पालन भी हो रहा है। और ये जो तट में पेड़ लगा हुआ है, अब इसका दो फायदा है, छांव भी मिल रहा है, पर्यावरण भी शुद्ध रह रहा है, ऑक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं, छांव भी मिल रहा है और साथ में शुद्ध फल भी मिल रहा है। वर्तमान में देखिएगा ज़्यादातर तालाबों में देखते या तो वही पेड़ है, नया कुछ नहीं है, या पेड़ सूख गया है, या पेड़ काट लिया गया है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जलीय कृषि कितना इम्पोर्टेंट है। और हमारे जो पूर्वज थे वो हम लोगों से ज़्यादा एक्टिव थे इस मामले में। वो भले ही हम लोग ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन एक्टिव कह सकते हैं वो ज़्यादा थे। तो ये सब वर्तमान में समस्या है कि पर्याप्त ज्ञान एवं प्रशिक्षण का अभाव है, वैज्ञानिक विधि का भी अभाव है, ठीक है। प्रदूषण की समस्या अलग हो जाती है, बीजों की गुणवत्ता एवं विविधतापूर्ण की अपूर्ण स्थिति है, और मानसून पर केवल आधारित है, यानी कि हम लोग तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब चलते विश्लेषण देखते। वस्तुतः जलीय कृषि में साधारण स्तर पर किए गए प्रयास इसके तीव्र विकास के लिए पर्याप्त नहीं, अतः आवश्यक है कि जलीय कृषि को उचित महत्व देते हुए भविष्य के उभरते क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए निम्न प्रयास को अपनाना भारत के लिए हितकर होगा। प्रशिक्षण एवं कौशल कार्यक्रम सही, उन्नत नर्सरी ये भी सही, ऑर्गेनिक फिश फीड ये भी सही, जलीय प्रौद्योगिकी का विकास ये भी सही, फसल सुरक्षा सचेतक प्रणाली ये भी सही, निर्यात संभावनाओं का विकास ये भी सही, ठीक है। यहाँ तक है। अब है कि इसमें मिसिंग क्या है, कुछ तो मिसिंग है। तो मिसिंग इसमें समझते क्या, देखिए प्रश्न देखिए क्या है। बीते कुछ वर्षों में भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों ने जलीय कृषि पर विशेष ध्यान दिए हैं, ठीक है। तो भारत में जलीय कृषि की स्थिति पर विश्लेषण करते हुए तो वर्तमान में जो नीरज जी अपने उत्तर में जलीय कृषि के बारे में बहुत अच्छे से बताए, उसका प्रक्रिया प्रकार भी बताए, स्थिति का भी बहुत अच्छे से विश्लेषण किए, भविष्य भी के भी बारे में अच्छे से चर्चा की। लेकिन यहाँ पर जो है केंद्र एवं राज्य सरकारों ने जलीय कृषि पर विशेष ध्यान दिए है, तो वो क्या ध्यान दिए हैं इस पर तो चर्चा ही नहीं की है। यहाँ सरकार क्या क्या ध्यान दे रही है उसका चर्चा ये शॉर्ट में कर सकते थे, लेकिन वो कहीं भी नहीं किए। ये इनका मिसिंग पॉइंट है। इसका उत्तर बिल्कुल सही है। जो ये क्वेश्चन का जो मुख्य भाग है ये वाला, इस पर ये पूरा 100% खरा उतरा है, लेकिन ये वाला पॉइंट को चर्चा कर सकते थे, इस पर थोड़ा सा बता सकते थे, ज़्यादा नहीं 8 लाइन 10 लाइन, लेकिन उसको वो नहीं बताए, छोड़ दिए, ठीक है। तो बाकी सारा सही है। अगर ये वाला भी चर्चा करते तो उत्तर इनका बहुत अच्छा होता, बहुत बेहतर रहता। तो फिर भी बाकी जो जितना भी ये लिखे हैं परफेक्ट लिखे है, इस वाला भाग पर जो ये लिखे हैं परफेक्ट लिखे, बस इस पे थोड़ा सा मिसिंग रह गया। तो आज भी इनका अच्छा है, तो थोड़ा सा ये जो मिसिंग हुआ तो इनका मार्क्स पहले से थोड़ा कम होगा। आज इनको दिया जा रहा है 10 में से 5.5, ठीक है। अगर इसको ये लिखते, ये वाला पर चर्चा करते, तो इनका मार्क्स 7 तक जा सकता था, लेकिन चूंकि उनको मिस किए। बाकी सब कुछ इनका सही है, प्रस्तुतिकरण सही है, भाषा शैली सही है, शब्दों का भी चयन सही है, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले सारे कॉपी में सही हो रहे, पहले के कॉपी में गलती होते थे। तो यही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आंसर राइटिंग किसी का भी फर्स्ट डे से परफेक्ट नहीं होता है, बस रेगुलर प्रैक्टिस की चीज़। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे तो आपका सही रहेगा, प्रैक्टिस छोड़ देंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी।
उसी पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज फिर ये कॉपी, इसी के साथ हम लोग विश्लेषण जो है इसका समाप्त हुआ। हम लोग फिर अगले क्लास में नई कॉपी के साथ मिलेंगे और आंसर राइटिंग यूपीएससी 2025 और बीपीएससी 70 के लिए शुरू हो चुकी है। जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन में जाके gurumantra.online में जा करके एडमिशन ले सकते हैं या कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ कांटेक्ट अस में नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।